नमस्ते। आज हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देखकर सच कहूं तो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ईपीएफओ की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट। मैंने कल रात इसे पढ़ा और पहली नज़र में ये किसी भी सरकारी रिपोर्ट की तरह सूखी और उबाऊ लगती है। आंकड़े, चार्ट्स, बहुत सारे तकनीकी शब्द। हाँ, बिल्कुल। सरकारी रिपोर्ट का नाम सुनते ही अक्सर नींद आने लगती है। सही में? लेकिन ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये संसद में पेश होती है, इस पे सरकार की मोहर होती है और देश के करोड़ों लोगों की पेंशन से जुड़ी नीतियां इसी के आधार पर बनती हैं। या नहीं बनती हैं। या जैसा कि हम देखेंगे, नहीं बनती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम कोई मांग या विरोध की बात करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस आधिकारिक दस्तावेज के पन्नों को शांति से पलटें और समझने की कोशिश करें कि ये कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के बारे में असल में क्या सोचता है, ये क्या कहानी बता रहा है। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये क्या कहानी छिपा रहा है। किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में होती है। आज हम उन्हीं खाली जगहों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाखों पेंशन भोगियों का भविष्य उन्हीं खाली जगहों में लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा मैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंक का ब्रोशर पढ़ रही हूँ, पेंशन स्कीम का नहीं। इसकी भाषा इतनी ठंडी और वित्तीय क्यों है? हर जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, एक्चुअरियल वैल्यूएशन, सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटीज जैसे शब्द हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये शब्द हमें बताते हैं कि रिपोर्ट लिखने वालों की दुनिया क्या है। अच्छा। उनकी दुनिया अकाउंटिंग, बैलेंस शीट और वित्तीय जोखिमों की है। और इस दुनिया में कुछ शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। आप पूरी रिपोर्ट छान मारिए, आपको ईपीएस के संदर्भ में पर्याप्त पेंशन मतलब एडिक्वेट पेंशन, हाँ, या न्यूनतम जीवन लागत, जीवन की गरिमा, या सबसे जरूरी महंगाई का असर, ये शब्द कहीं नहीं मिलेंगे। एक मिनट, मतलब ये कि जिस दस्तावेज पर देश की पेंशन नीति टिकी है उसमें महंगाई शब्द का जिक्र तक नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। अजीब से ज्यादा ये एक सोचा समझा वैचारिक चुनाव है। इसका सीधा मतलब है कि पेंशन को एक अकाउंटिंग की समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, न कि एक इंसान के जीवन की हकीकत के नजरिए से। ये सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं है, ये एक नजरिया है, एक चश्मा है। और इस चश्मे से पेंशन भोगी एक इंसान नहीं, बल्कि बैलेंस शीट की एक एंट्री है, एक लायबिलिटी है। लेकिन क्या ये नजरिया जरूरी नहीं है? कोई ये भी तो कह सकता है कि अगर फंड ही नहीं बचेगा तो पेंशन कहाँ से देंगे? शायद उनकी पहली जिम्मेदारी अकाउंटिंग ही है। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब फंड को सुरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, फंड की वित्तीय सेहत बेहद जरूरी है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सिस्टम दिवालिया हो जाए, लेकिन वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा। एक सामाजिक सुरक्षा योजना का मकसद दोहरी जिम्मेदारी निभाना होता है, फंड को टिकाऊ बनाना और पेंशन भोगी को सम्मानजनक जीवन देना। ये रिपोर्ट पहली जिम्मेदारी के बारे में तो बहुत विस्तार से बात करती है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी पर पूरी तरह से चुप है। संतुलन वो बिल्कुल गायब है। और ये असंतुलन तब और साफ दिखता है जब हम रिपोर्ट के वित्तीय हिस्सों को देखते हैं। यहाँ बड़े बड़े आंकड़े हैं, साफ सुथरी टेबल्स हैं, जिनमें दिखाया गया है कि फंड में कितना पैसा आया, कॉपस कितना बढ़ा और एक अच्छी खासी ग्रोथ भी दिख रही है। इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि संगठन वित्तीय रूप से बहुत मजबूत हो रहा है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही महीन संपादकीय चाल चली गई है जो आसानी से नजर नहीं आती। क्या? वो चाल ये है कि फंड की ग्रोथ और पेंशन की वास्तविक राशि पर कभी भी एक ही जगह एक ही पैराग्राफ में चर्चा नहीं की जाती। ओहो। ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो रिपोर्ट में अलग अलग कोनों में बताई जाती हैं। अच्छा, मतलब फंड की ग्रोथ के शानदार आंकड़े आपको वित्तीय बयानों वाले सेक्शन में मिलेंगे। हाँ और पेंशन की मामूली रकम का जिक्र योजना के विवरण वाले हिस्से में कहीं और। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई किसान अपनी फसल की बम्पर पैदावार की तो खूब बात करे, लेकिन ये ना बताए कि घर में खाने को अनाज है या नहीं। दस्तावेज खुद ये सवाल कभी नहीं पूछता कि अगर फंड इतना बढ़ गया है तो पेंशन का क्या हुआ। इस तुलना को रिपोर्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है। तो ये एक तरह का सूचना प्रबंधन है। बिल्कुल, ये जानकारी को इस तरह से पेश करने का एक तरीका है जिससे असुविधाजनक सवाल पैदा ही ना हो। क्या ये जानबूझकर किया गया है या बस मतलब नौकरशाही की आदत है कि चीजों को अलग अलग खानों में रखकर देखा जाए? देखिए, कहना मुश्किल है,
लेकिन चाहे इरादा हो या आदत, नतीजा एक ही है। वो क्या? एक आम पाठक को ये कभी पता नहीं चलेगा कि एक तरफ तिजोरी भर रही है और दूसरी तरफ पेंशन भोगी की जेब खाली है। दोनों के बीच कोई सीधा संबंध रिपोर्ट स्थापित ही नहीं होने देती। तो ये लोग फंड की ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर इनकी सोच भी बड़ी अजीब है। हर दूसरे पन्ने पर ये एक्चुएरियल शब्द दिखता है। एक्चुएरियल मूल्यांकन, एक्चुएरियल आकलन, भविष्य की देनदारियां। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? सोचिए, ये एक तरह की वित्तीय कुंडली है। अच्छा। जैसे पंडित जी ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बताते हैं, वैसे ही एक्चुअरी नंबर और ट्रेंड्स देखकर फंड का भविष्य बताते हैं कि आने वाले 30-40 सालों में कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या फंड तब तक बचेगा या नहीं। ठीक है, ये तो समझ आया। तो फिर इसमें समस्या क्या है? ये तो जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। समस्या ये है कि ये कुंडली सिर्फ बुरे वक्त और खतरों के बारे में बात करती है। ये भविष्य तो देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ तूफान आने की आशंका से। मौसम सुहाना होगा, इस पर कोई बात नहीं। रिपोर्ट भविष्य की देनदारियों मतलब लायबिलिटीज के बारे में तो बहुत चिंतित है, लेकिन भविष्य में पेंशन भोगियों की जरूरतों के बारे में चिंतित नहीं दिखती। मतलब भविष्य के लिए पेंशन को संशोधित करने का कोई रोड मैप नहीं है? कोई रोड मैप नहीं, न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की कोई समय सीमा नहीं, महंगाई से इसे जोड़ने का कोई फॉर्मूला नहीं। तो मतलब भविष्य का प्लान है, पर सिर्फ फंड को बचाने का, पेंशनर की जिंदगी बेहतर करने का नहीं। बिल्कुल, रिपोर्ट के लिए भविष्य का मतलब है लागत पर नियंत्रण, न कि पेंशन भोगियों के लाभ में सुधार। ये तो एक रक्षात्मक सोच हुई। हाँ, एक रक्षात्मक सोच है, विकासवादी नहीं। सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि वो फेल ना हो, लेकिन उसे ऐसे डिजाइन नहीं किया जा रहा कि वो अपने सदस्यों के लिए सफल हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने भविष्य की देनदारियों की बात की, लेकिन सबसे बड़ी और मौजूदा देनदारी तो 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन है। उस पर रिपोर्ट क्या कहती है? या यहाँ भी पूरी खामोशी है? हाँ, यहाँ यहाँ पूरी खामोशी भी नहीं है और कुछ कहा भी नहीं गया है। ये कैसी बात हुई? रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सरकार ने 2014 में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन शुरू की थी, बस खत्म। बस। इसे एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह बताया गया है, जैसे हम बताते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। मतलब रिपोर्ट ये नहीं कहती कि ये राशि आज के समय में पर्याप्त है या अपर्याप्त है। इस पर कोई विश्लेषण, कोई टिप्पणी, कुछ नहीं। शून्य। और यही नीतिगत दस्तावेजों का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला किसी मुद्दे को चर्चा से ही हटा देना होता है। अच्छा। सोचिए, आज के जमाने में 1,000 रुपए में क्या होता है? शायद एक महीने का मोबाइल रिचार्ज और कुछ किलो सब्जी। इस पर रिपोर्ट का चुप रहना ये बताता है कि इस हकीकत और पॉलिसी के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मैं हाल ही में कुछ पेंशन भोगियों से मिली थी। वो एक्चुअल वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे थे, वे सब्जी और दवाओं के बढ़ते दामों की बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट और असल जिंदगी में यही फासला है। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी से हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। किस सवाल पर? इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक ही तस्वीर बनती है। इस पूरी कहानी से इंसान ही गायब है। इंसान ही गायब है। हाँ, इस पूरी रिपोर्ट में पेंशन भोगी का जिक्र योजना के एक सदस्य या बेनिफिशियरी के रूप में तो है, लेकिन उसके जीवन का, उसकी जरूरतों का कोई जिक्र नहीं। मतलब महंगाई का उस पे क्या असर हो रहा है, उसके मेडिकल के खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की जरूरतें क्या है, कुछ नहीं। अलग अलग राज्यों में रहने की लागत का अंतर कितना है, इन सब मानवीय पहलुओं का कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। पेंशन भोगी सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक संख्या है जिसे पेंशन देनी है, और यहीं पर वो वैचारिक बदलाव साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ईपीएफओ अपनी पेंशन योजना को एक सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक वित्तीय व्यवस्था, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट के रूप में देखता है। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है लोगों को मुश्किलों से बचाना, उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन देना। इसका केंद्र बिंदु इंसान होता है। और वित्तीय व्यवस्था? वित्तीय व्यवस्था का मतलब होता है खातों का प्रबंधन करना, पैसों का हिसाब किताब रखना। इसका केंद्र बिंदु पैसा होता है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच का पूरा बदलाव है। और ये सिर्फ ईपीएफओ की कहानी नहीं है, दुनिया भर में कल्याणकारी योजनाओं को इसी तरह वित्तीय नजरिए से देखा जाने लगा है। तो इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकालें? क्या इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट गलत है, या किसी ने जानबूझकर कुछ छिपाया है? नहीं, जरूरी नहीं है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े शायद सही हों। यहाँ मुद्दा तथ्यों को छुपाने का नहीं, बल्कि फ्रेमिंग का है। कहानी को किस तरह से बताया जा रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट एक चश्मा लगाकर लिखी गई है।
और वो चश्मा सिर्फ नंबर देखता है, इंसान नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में ये सवाल नहीं है कि रिपोर्ट सही है या गलत। मेरे मन में ये एहसास है कि ये रिपोर्ट एक अलग दुनिया में लिखी गई है। एक ऐसी दुनिया जहां महंगाई, ज़रूरतें और मानवीय गरिमा जैसे शब्द शायद होते ही नहीं हैं। और जब एक आधिकारिक दस्तावेज किसी विषय पर बात करना बंद कर देता है, तो उस विषय पर नीति अपने आप स्थिर हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। कोई घोषणा नहीं, कोई अधिसूचना नहीं, बस एक खामोशी। बस एक खामोशी छा जाती है। यह रिपोर्ट ईपीएफओ पेंशन को खत्म नहीं करती, लेकिन यह इसे सुधारने के सवाल को भी अपने एजेंडे में शामिल नहीं करती। और जब पर्याप्तता का सवाल एजेंडे से ही हट जाए, तो यथास्थिति अपने आप स्थायी हो जाती है। तो अंत में यह रिपोर्ट हमें सिर्फ ईपीएफओ के बारे में नहीं, बल्कि हमारी पूरी नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि कैसे जटिल मानवीय समस्याओं को तकनीकी भाषा में लपेटकर उनके असल मतलब से दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए आज विचार करने के लिए एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं। क्या? असली सवाल यह नहीं है कि पेंशन कब बढ़ेगी, यह एक परिणाम का सवाल है, वो तो बाद में आएगा। तो पहला सवाल क्या है? पहला और ज्यादा जरूरी सवाल यह है, ईपीएफओ के दस्तावेजों और उसकी सोच से पेंशन की पर्याप्तता का विचार कब और क्यों गायब हो गया। और जब तक इस क्यों का जवाब नहीं मिलता, तब तक कब का जवाब मिलना मुश्किल है। शायद इसी सवाल के जवाब में आगे का रास्ता छिपा है। हमें जड़ तक जाना होगा और ये समझना होगा कि ये वैचारिक बदलाव क्यों और कैसे हुआ। शायद जब हम उस क्यों का जवाब ढूंढ लेंगे, तो कब का जवाब अपने आप मिल जाएगा।